हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे ही होंगे। और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल इकॉन डिकोडिंग पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम 28 अगस्त को जो इकोनॉमिक्स की नेट जेआरएफ की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में आने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, उन सभी को आज हम देखेंगे। और आपको अगर ज़्यादा डिटेल में और चीज़ें देखनी हो तो हमारे प्रीवियस वीडियोज को भी देख सकते हैं। उन वीडियोज में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं जो कि नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक एक क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे, वन बाय वन। तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हमारी हर बार कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप लोगों की इंफॉर्मेशन को रिवाइज करा सकें, ऐड ऑन करा सकें। तो इसी के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा पहला मतलब 31 क्वेश्चन है। इससे पहले हम 30 क्वेश्चंस करा चुके हैं। आप वीडियोज को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके हमारे चैनल पे। ठीक, तो 31 क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है इसको आप ध्यान से रीड कीजिए। क्वेश्चन है, डेवलपमेंट प्रोसेस हैज बीन viewed as a chain of disequilibria by। तो देखिए, कह रहा है कि डेवलपमेंट प्रोसेस, जैसा कि डेवलपमेंट का भी एक प्रोसेस होता है और हर डेवलपमेंट एक प्रोसेस को फॉलो करती है। उसके कुछ निश्चित रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, नियम्स होते हैं। इनको फॉलो कर करके हम बेहतर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देख सकते हैं। इसी के संदर्भ में कुछ इकोनॉमिस्टों ने अपने अपने व्यूज दिए हैं। उन्होंने बताया है कि ये पाथ अगर आप फॉलो करते हैं तो ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। किसी ने बताया है कि अगर ये आप पाथ फॉलो करेंगे तो ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। तो उन्हीं में से किसी ने, एक ऐसे इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने बात की है चेन ऑफ डिसइक्विलिब्रिया की, चेन ऑफ डिसइक्विलिब्रिया। दोस्तों, अब कह रहे हैं कि डेवलपमेंट प्रोसेस हैज बीन व्यूड, देखा जाता है एज ए चेन ऑफ डिसइक्विलिब्रिया। किसके द्वारा? इसके द्वारा चेन ऑफ डिसइक्विलिब्रिया के रूप में देखा जाता है। पहला ऑप्शन है ए, पीएन रोजिस्टिन रोडन। देखिए, पीएन रोजिस्टिन रोडन के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था अपने डिटेल से। फिलहाल हम थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को रिवाइज कर देते हैं। यह थ्योरी रोजिस्टिन रोडन ने जो थ्योरी दी थी, वो थ्योरी थी द थ्योरी ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ। द थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ। और ये थ्योरी कब दी गई थी? 1943 में, 1943। ठीक है, तो ये कहते हैं कि थ्योरी ऑफ बैलेंस्ड, मतलब हमें इकोनॉमी में बैलेंस्ड ग्रोथ अप्रोच को अपनाना चाहिए, जिसके थ्रू हम ज्यादा डेवलपमेंट देख सकते हैं। ठीक है, हम इनका यहीं तक जिक्र करेंगे, क्योंकि इसके इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में जिक्र कर चुका है ऑलरेडी। सो इसके इनके बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते। ठीक है, अब हम आते हैं आरी बाल्डविन पे। हाँ, ये देखिए बड़े न्यू है हमारे लिए। आरी बाल्डविन बहुत ही न्यू है। इनके विषय में हम आपको बताते हैं। इनका नाम है रिचर्ड ई बाल्डविन। हाँ, और रिचर्ड ई बाल्डविन की सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने एक टर्म दिया, ग्रेट कन्वर्जेंस। इन्होंने एक टर्म को क्वाइंड किया है, जो है ग्रेट कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस, ये बड़ा ही फेमस इनका ये जो वर्ड है,
ये फ्रेज जो दिया है, ग्रेट कन्वर्जेंस। हम्म अब ग्रेट कन्वर्जेंस किसमें दिया है? उनकी बुक का जो नाम है, द ग्रेट कन्वर्जेंस, बुक का नाम हम लिख देते हैं। और चूंकि ये तो बस ये तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें हम बुक का नाम जोड़ते हैं। बुक का नाम है द ग्रेट कन्वर्जेंस। ओके। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, हाँ, टेक्नोलॉजी हम लिख दे रहे हैं, इनके जस्ट नीचे ही लिख दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द न्यू ग्लोबलाइजेशन, एंड द एंड द एंड द न्यू ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। इन्होंने जो अपनी बुक लिखी, बुक का नाम है द ग्रेट कन्वर्जेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द न्यू ग्लोबलाइजेशन। ये बुक लिखी कब गई इनके द्वारा? 2016 में। अभी हाल ही में लिखा गया है, ज्यादा साल नहीं हुए हैं इनको। तो 2016 में ये किताब लिखी। और इस किताब ने बहुत ही अच्छा बताया। इस किताब में उन्होंने बताया, जो थ्योरी दी, वो थ्योरी न्यू ट्रेड थ्योरी के नाम से जानी जाती है। न्यू ट्रेड थ्योरी एंड द न्यू इकोनॉमिक जियोग्राफी। समझ रहे हैं? तो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बुक साबित हुई। जिस बुक का नाम है, क्या नाम है उसका बुक का नाम? आपने देख ही लिया। और इन्होंने एक और बुक लिखा, जो जो कि है द ग्लोबटिक्स, द द ग्लोबोटिक्स अपहीवल ही वर्ल्ड। और आगे क्या इस बुक का नाम है? द ग्लोबोटिक्स अपहीवल, ग्लोबलाइजेशन, कॉलन करके इन्होंने बताया कि ग्लोबलाइज जिसके अंतर्गत है, क्या है? ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हाँ, रोबोटिक्स। देखिए, इन्हीं सब चीजों को मिला करके इन्होंने ये जो नाम दिया है, जो ग्लोबोटिक्स नाम दिया है, ग्लोबोटिक्स, यानी ग्लोबलाइजेशन प्लस रोबोटिक्स को मिला करके ग्लोबोटिक्स बनाया है। एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क, आगे क्या है? एंड द फ्यूचर ऑफ फ्यूचर ऑफ वर्क। और ये किताब इन्होंने लिखी सन 2019 में। कब लिखी इन्होंने किताब ये? सन 2019 में, यानी ये पिछली वाली किताब से भी जस्ट न्यू है। समझ रहे हैं? तो इस किताब में इन्होंने बताया कि कैसे आने वाले समय में जो रोबोट्स हैं रोबोट्स हैं वो ग्लोबलाइजेशन में क्या भूमिका अदा करेंगे, या जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, जैसे एआई आ गया, जैसे क्या आ गया? एआई है। एआई इन सब का जो यूज है करके, वो कैसे लोग मार्केट्स को प्रभावित करेंगे, ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन को प्रभावित करेंगे। और जो फ्यूचर ऑफ वर्क होगा, जो क्या होगा? फ्यूचर ऑफ वर्क होगा, वो कैसा होगा, वो कैसा होगा। तो इस किताब के माध्यम से इन्होंने इन सब बातों को, मतलब दो किताबों में इन्होंने लिखा, और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण किताब हैं आरी बाल्डविन की। जो आपको टर्म, जो फ्रेज है, जो मेन कॉन्सेप्ट है इनका, उसको याद रखना है, द ग्रेट कन्वर्जेंस। ये द ग्रेट कन्वर्जेंस किताब का
नाम है द ग्रेट कन्वर्जेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द न्यू ग्लोबलाइजेशन। दिस इज द फर्स्ट बुक रिटेन इन 2016। एंड द सेकेंड बुक उन्होंने लिखा द ग्लोबोटिक्स ऑफ फ्यूल ग्लोबलाइजेशन, रोबोटिक्स एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क। दिस इज द सेकेंड बुक रिटेन इन 2019, जो कि विच टॉक्स अबाउट एआई एंड ग्लोबल रोबोटिक्स के बारे में। ठीक है, अच्छा, ग्लोबल एंड रोबोटिक्स के बारे में। तो रिचर्ड बाल्डविन को हमने देख लिया, लेविंस्टन को पहले ही हम देख चुके हैं। हम्म, लेविंस्टन को हम पहले ही देख चुके हैं क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट में। ओके, सो यहाँ पे हम इनकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये पिछले वीडियो में बताया जा चुका है इनके बारे में। एओ हर्समैन, देखिए एओ हर्समैन क्या कहते हैं, ये अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी दिया है। ठीक है, और ये अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी दिए हैं, ठीक, जिसमें गिवन अनबैलेंस्ड ग्रोथ, ठीक है, थ्योरी, ठीक है, जिसमें वो कहते हैं कि हमें स्ट्रेटेजिकली सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज और सेक्टर में क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत ही स्ट्रेटेजिक अप्रोच लगा करके सिलेक्टेड सेक्टर और इंडस्ट्रीज में क्या करना चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, और हालांकि उसमें ऐसा करने पे मतलब टेंशंस क्रिएट होंगे, इस पोर्शन प्रोपोर्शंस क्रिएट होंगे, उन सभी को मेंटेन करते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो द थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ में, अच्छा, अब डिस्क्विलिब्रियम भी होगा यहाँ पे। क्या होगा, जब आप सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज में ही या सिलेक्टेड सेक्टर में ही आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां पे क्या होगा, डिस्क्विलिब्रियम की स्थिति उत्पन्न होगी। चूंकि इसी की ही ये बात करते हैं कि आप डिस्क्विलिब्रियम क्रिएट कीजिए, आप इक्विलिब्रियम के चक्कर में मत पड़िए कि जनरल, जैसे रस्टिन रोडर ने कहा कि थ्योरी ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ होना चाहिए, हमें थ्योरी ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ अपना करके हम ज्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हमें सिर्फ सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज या सेक्टर में ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए, भले ही उसमें थोड़ा सा टेंशन होगा, डिस्प्रोपोर्शंस को बनाए रख करके। ऐसा नहीं कि उस पे दिक्कत, डिस्प्रोपोर्शंस होंगी, डिस्प्रोपोर्शंस होंगी, टेंशंस क्रिएट कीजिए, कोई बात नहीं, विद इन सेक्टर। ठीक है, एंड डिसइक्विलिब्रिया, एंड डिसइक्विलिब्रिया, विलिब्रिया, ठीक है, तो क्रिएट कीजिए और अपने जो डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। ठीक है, और तेजी से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़िए। तो ये जो देख रहे हैं डिसइक्विलिब्रिया, तो एक चेन क्रिएट हो जाता है। ये क्या क्रिएट हो जाता है, जब आप ऐसा करते हैं तो एक चेन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है। वही इन्हीं के थ्योरी में ये बात आई है सामने। तो ये ओ हर्समैन 31 का जो आंसर होगा वो डी होगा, ए ओ हर्समैन। अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा लंबा हो गया, इसीलिए कोई बात नहीं, समझ में चीजें आनी चाहिए, लंबा हो कोई बात नहीं। द थ्योरी ऑफ ग्रोथ पॉपुलेशन हैज ए बियरिंग ऑन द, अब थ्योरी ऑफ ग्रोथ पॉपुलेशन, जो थ्योरी ऑफ ग्रोथ पॉपुलेशन है ठीक है, किस पर बियरिंग्स करता है। तो ऑप्शन है नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ, वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ, ऑल ऑफ द अबव। देखिए एक्चुअल ग्रोथ ऑफ रेट जो है वो मैंने, ठीक है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन से बढ़ता है। ठीक है, हाँ, ये फुल कैपिटल, फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल कैपेसिटी को दर्शाता है। ठीक है, यूज जब हम कर लेते हैं चीजों का, रिसोर्सेज का वगैरह का।
तो हम फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल कैपेसिटी ऑफ ग्रोथ की तरफ पढ़ते हैं। लेकिन जो नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ होगा वो पॉपुलेशन से नेचुरल कर रहा है, नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ। तो नेचुरल रेट यानी ये नेचुरल रिसोर्सेज से बिलोंग करता है। नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करके जो हम ग्रोथ पाथ फॉलो करते हैं, हाँ, जो हम रेट ऑफ ग्रोथ फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ। अंडरस्टैंड? ओके, तो ये नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी डिटेल के लिए आप प्रीवियस वीडियोज को देख सकते हैं। Next was of the opinion that developing countries will have serious and adverse effect on their balance of payments due to। देखिए नक्स वाज ऑफ द ओपिनियन, नक्स का ओपिनियन था कि डेवलपिंग कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज विल हैव सीरियस एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर बैलेंस ऑफ पेमेंट। किसके कारण? ड्यू टू, किसके कारण ऐसा होगा? सीरियस एंड एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा डेवलपिंग कंट्रीज पर। कौन सा ऐसा रिस्पॉन्सिबल होगा इफेक्ट? हम्म तो एक कर है बैकवाश इफेक्ट, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। थर्ड मल्टीप्लायर स्प्रेड इफेक्ट। यार बैकवाश इफेक्ट ये तो गुरनार मेडल जी ने दिया था ना। हाँ, गुरनार मेडल जी ने बैकवाश इफेक्ट दिया था, क्योंकि एक क्या थे, स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे। गुरनार स्वीडिश इकोनॉमिस्ट गुरनार मेडल, गुर हाँ? गुरनार मेडल, गुरनार मेडल, ठीक है। ने ये कॉन्सेप्ट दिया था बैकवाश इफेक्ट एंड स्प्रेड इफेक्ट। बैकवाश इफेक्ट एंड स्प्रेड इफेक्ट ये किसके द्वारा दिया गया था? गुरनार मेडल के द्वारा। समझ रहे हैं? इसको हम ऐसे कर देते हैं, आप लोग देखिए, ठीक। तो अब इन्होंने कहा कब दिया था ये? इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम आप लोगों को हम बता देते हैं। हाँ, उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है इकोनॉमिक थ्योरी, इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स। ओके, और ये बुक इन्होंने लिखी थी 1957 में, 1957 में। समझ रहे हैं हम? तो इन्होंने ये बुक लिखी उस समय, और इसमें इन्होंने बताया कि बैकवाश इफेक्ट और स्प्लिट इफेक्ट। तो ये बैकवाश इफेक्ट क्या होता है? ये ये दिखाता है निगेटिव। देखिए हम जगह की कमी की वजह से हम ऐसे कर दे रहे हैं। हाँ, निगेटिव इम्पैक्ट, इट रेफर्स, हाँ, क्या रेफर्स करता है? निगेटिव इम्पैक्ट को, ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ वन, वन रीजन, वन रीजन on to the on another region, on another region, understand? On another region। तो ये बात दिखाता कि अनदर रीजन में जो डेवलपमेंट या कुछ भी, मतलब जो भी निगेटिव चीजें होंगी, डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट तो पॉजिटिव इफेक्ट हो गया, मतलब जो भी घटनाएं घटेंगी, इकोनॉमिक डिस्टरबेंस पैदा होगा, उसका दूसरे रीजन पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। बैकवाश इफेक्ट, बैकवाश, देख रहे हैं नाम से ही देखिए, बैकवाश इफेक्ट बोल रहा है, ठीक है। तो बैकवाश इफेक्ट यही है।
और अच्छा, स्प्रेड इफेक्ट, स्प्रेड इफेक्ट भी दिया इन्होंने, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ दिखाता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव इम्पैक्ट। मान लीजिए किसी एक रीजन में बहुत बढ़िया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसका इफेक्ट जो है दूसरे रीजन पे जो पड़ेगा, आसपास के जो रीजन होंगे या जो उससे रिलेटेड रीजन होंगे या जिनके बीच आदान प्रदान कुछ होगा ट्रेड का, तो उन पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो कैसा इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन अनदर रीजन। समझ रहे हैं? तो इन्होंने दो गुनार गुनार मेडल साहब हमने दो कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया। हाँ, मतलब इन द सेंस दिया। पहला पहला कॉन्सेप्ट है बैकवाश इफेक्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट है स्प्रेड इफेक्ट। समझ गए हम? बहुत हमने शार्ट में समझाया है, बहुत ज्यादा डिटेल भी नहीं है, लेकिन हाँ ये काम भर का आप लोगों के काम आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रिवीजन करने के लिए आप लोगों के पास कम टाइम है, इसलिए आप लोग इतने से बेहतर हाँ चीजों को समझ सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है? अब यार डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट तो किसके द्वारा दिया गया था? हम्म डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट वाज गिवन बाय जेम्स ड्यूजनबेरी। जेम्स ड्यूजनबेरी के द्वारा दिया गया था। बता देते हैं, पिछली वीडियो में इसका जिक्र नहीं है, तो हम यहाँ पे इस वीडियो में इसका जिक्र कर देते हैं। तो इट वाज गिवन बाय जेम्स जेम्स ड्यूजनबेरी। ओके, जेम्स ड्यूजनबेरी के द्वारा ये दिया गया था। ठीक, अब कब दिया गया था? इन 1949 में, इन 1949 में। समझ रहे हैं? और किस बुक में दिया था इन्होंने? इंपॉर्टेंट है, इनकम सेविंग, जो इनकी बुक का नाम है वो नाम है इनकम सेविंग एंड द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अंडरस्टैंड? ये इनकी एक बुक थी जिसमें इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के बारे में बताया था। तो देखिए, जब डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है तो क्या होता है, मान लीजिए डेवलप्ड कंट्री जो है उनके यहाँ का कंजप्शन पैटर्न क्या है, बहुत हाई है। डेवलप्ड कंट्रीज की जो कंट्रीज हैं उनके यहाँ क्या है, हाई कंजप्शन कंजप्शन क्या है, पैटर्न है। ओके, अब उसी अब उनका देखी देखा जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो भी उसी कंजप्शन पैटर्न को अपना लेते हैं, उसी कंजप्शन पैटर्न को अपना लेते हैं। तो भैया तुम्हारे यहाँ इनकम नहीं है, इनकम की कमी है, पर कैपिटा इनकम कम है, लेकिन तुम कंजप्शन पैटर्न किसका अपना रहे हो, डेवलप्ड कंट्रीज वालों का। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाएगा, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और जब इन दोनों पे प्रभाव पड़ेगा तो जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो पाएगा तो पर कैपिटा इनकम गिर जाएगी, पर कैपिटा इनकम लो हो जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं? पर कैपिटा इनकम लो हो जाएगी। ठीक, तो यही है सीरियस एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी तो उसी से बनेगा भाई, वो लोग इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, हाँ, विदेशी गुड्स का भी करेंगे। ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज में गुड्स लोग यूज कर रहे हैं, लग्जरी यूज कर रहे हैं, वो ये भी यूज करेंगे, करना चाहेंगे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो बिगड़ेगा ही। तो सीरियस एंड एडवर्स इफेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट पे पड़ेगा ही। समझ रहे हैं? तो इसी बात को
जो है नक्श ने बताया है, और उन्होंने जो ओपिनियन दिया है कि डेवलपिंग कंट्रीज विल हैव सीरियस एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर बैलेंस ऑफ पेमेंट ड्यू टू डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ये सही होगा, ये ऑप्शन बहुत ही सही होगा। ठीक है। मल्टीप्लायर इफेक्ट, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट किसके द्वारा दिया गया है? मल्टीप्लायर इफेक्ट तो किन्स के द्वारा दिया गया है? हाँ, जॉन मिनॉट किन्स के द्वारा। ठीक है, अगर आप समझना चाहें तो हम इसको भी बता देते हैं। देखिए, ऊपर ले जाते हैं इसको, इसके एरो को, और यहाँ पे हम बता देते हैं। ठीक है, जॉन मिनॉर्ड किन्स ने दिया था, जॉन मिनॉर्ड किन्स ने दिया था इस इफेक्ट को। ठीक है, हाँ, और कब दिया था? 1936 में उन्होंने एक बुक लिखी थी। 1936 में उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका नाम था द द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इंटरेस्ट एंड, हाँ, इंटरेस्ट एंड, इंटरेस्ट एंड मनी। इस बुक में उन्होंने मल्टीप्लायर इफेक्ट के बारे में बताया था कि मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे काम करता है। ठीक है, तो अगर आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट के बारे में जानना है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसी दिन हम मल्टीप्लायर इफेक्ट को बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। और देख लीजिए, आज हमने जो चारों इफेक्ट हैं, इंपॉर्टेंट इफेक्ट हैं, और इन चारों इफेक्ट को हमने देखा वन बाय वन। बैकवाश इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, स्प्रेड इफेक्ट दोनों को गुनान मेडल ने दिया था। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ठीक है, ये जेम्स डिवीजन बेरी ने दिया था, लेकिन उसको अपनाया था नक्स ने। ठीक है, नक्स ने इसको अपना करके इस कॉन्सेप्ट को यूज किया था अपनी थ्योरी में। इस कॉन्सेप्ट को, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट को यूज किया था अपनी थ्योरी में, और उन्होंने बताया था कि सीरियस एंड एडवर्स इफेक्ट होगा ऑन देयर बैलेंस ऑफ पेमेंट इफ डेवलपिंग कंट्रीज फॉलोज दिस। ओके, ठीक है, दिस क्या, दिस डेवलप्ड कंट्रीज के कंजप्शन हाई कंजप्शन पैटर्न को अगर फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लायर इफेक्ट, हमने देख लिया। अब नेक्स्ट में हम बताते हैं 34 में, who among the following economists held that a growing economy is essentially अनस्टेबल। ओके, देखिए एक क्वेश्चन बड़ा ही कैसा क्या कह रहा है, who among the following economic held a growing economy is essentially unstable। तो देखो, आर एफ फेरोड, इनके बारे में तो हमने आपको बताया था डिटेल में पिछले प्रीवियस वीडियोज में। डी रिकार्डो, डी रिकार्डो क्या है भैया? हाँ, डी रिकार्डो का क्या योगदान है? आपने पढ़ा होगा इंटरनेशनल ट्रेड में, ये इन्होंने बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दिया था। किसने दिया था? डी रिकार्डो ने। समझ रहे हैं ना? डी रिकार्डो को समझिए आप। और इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था, उस कॉन्सेप्ट का नाम है कंपैरेटिव एडवांटेज। क्या नाम है उस कॉन्सेप्ट का? कंपैरेटिव एडवांटेज। ओके, दिस इज वेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। तो आप लोग इनको ध्यान रखेंगे। और ठीक है, ये बहुत ही शुरुआती कॉन्सेप्ट है और बहुत ही शुरुआती में है, तो ज्यादा इस पर हम चर्चा करना नहीं चाहेंगे। हम आर एम सोलो, आर एम सोलो, यार देखो, सोलो स्वान, अच्छा इन दोनों के बारे में हम बता देते हैं अभी, ताकि आप लोगों को एक रिमाइंडर मिल जाए। सोलो एंड स्वान, कि यहाँ टी स्वान होना चाहिए यहाँ पे। स्वाव लिखा है, स्वाव तो कोई इकोनॉमिस्ट हमने आज तक पढ़ा नहीं है कि कोई उसको इकोनॉमिस्ट जो है स्वाव करके नाम है, स्वान है। ठीक है, क्या है? स्वान।
टी श्वान यानी ट्रेवर स्वान। टी श्वान का मतलब है यहाँ पे किससे, ट्रेवर स्वान से मतलब है, किससे मतलब है यहाँ पे, ट्रेवर स्वान से। अंडरस्टैंड। अब देखिए, ये ट्रेवर स्वान और जो सोलो हैं, सोलो, ठीक है, एंड स्वान, इन दोनों की जो थ्योरी आई थी बहुत ही सेम टाइम पे थ्योरी इन्होंने लॉन्च किया था अपने, ठीक है, मतलब दिया था, ठीक है। कब दिया था इन लोगों ने थ्योरी, 1950 में। वो टाइम था 1950। ध्यान रखेंगे 1950 में दोनों ने अपने अपने इंडिपेंडेंटली वर्क किया था, ऐसा नहीं था कि साथ साथ में वर्क कर रहे थे और उन्होंने ये थ्योरी दे दी, ठीक है। तो इन्होंने जो ग्रोथ लॉन्ग टर्म ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रोथ कंसीडर किया है, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रोथ को इन्होंने क्या किया है, कंसीडर किया है, समझ रहे हैं। तो DTH, ओके। अब क्या होता है, ये बताते हैं इसमें कि जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को इन्होंने जो मतलब बताया है, लेकिन किस रूप में, हाँ, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को उन्होंने डिमिनिशिंग रिटर्न्स में दिखाया है, किस रूप में दिखाया है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स के रूप में, ठीक है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। यानी भाई जब देखिए कंट्री जो है पहले से ऑलरेडी कैपिटल एक्यूमुलेटेड हो गई है, ठीक, और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन पर्याप्त जो कैपिटल होना चाहिए वो है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, बताइए आप लोग, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा जब कैपिटल इज ग्रेटर देन पॉपुलेशन, तो जो आउटपुट निकलेगा इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट की वजह से वो कौन सा रिटर्न्स होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स और डिक्रीजिंग रिटर्न क्या होगा बताइए। हम्म, तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स होगा, ठीक है। ओके, तो लिख दें। क्या आप लोग समझ गए होंगे कैपिटल, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए हु among, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है एक बार हम फिर से रीड कर लेंगे, हु among द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट हेल्ड दैट ए ग्रोइंग इकोनॉमी इज इसेंशियली अनस्टेबल, अनस्टेबल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्वान ने ये बात कही थी कि देखिए एक ग्रोइंग इकोनॉमी जो होती है इसेंशियली आवश्यक रूप से अनस्टेबल होती है, ठीक है, समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही होती हैं, ठीक है। तो अब जब भाई ग्रोथ होता है तो किसी एक, तो ज्यादा प्रोपोर्शंस गड़बड़ाने लगते हैं, जो प्रोपोर्शंस होना चाहिए, हाँ, बैलेंस्ड ग्रोथ के, वो गड़बड़ाने लगते हैं, तो ये ग्रोइंग इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाती है। तो इस बात को जिसने दिया था, TW स्वान ने, TW स्वान ने, आप ध्यान देंगे, इसने दिया था TW स्वान ने, तो ये है भैया TW स्वान आपके, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, इन डेवलपिंग इकोनॉमीज इन्वेस्टमेंट इज लिमिटेड। देखिए क्या बात है, कह रहे हैं इन डेवलपिंग इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इज लिमिटेड ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ डिमांड। अच्छा, मतलब देखो इन्वेस्टमेंट तो लिमिटेड हो ही जाएगा यार, अगर इन इनसफिशियंसी ऑफ डिमांड, डिमांड ही नहीं रहेगा तो कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा, ठीक है। इस वजह से इन्वेस्टमेंट विल बी लिमिटेड। हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट हैज क्रिटिसाइज्ड दिस व्यू, इनमें से किस आम इकोनॉमिस्ट ने आज इस व्यू को क्रिटिसाइज्ड किया है, ठीक है।
तो किसने किया है क्रिटिसाइज्ड? नक्श साहब ने। किसने किया है? नक्श साहब ने। हालांकि आंसर पहले ही मैंने बता दिया इसका, लेकिन चूंकि देखिए ये डोमर है, डोमर के बारे में हमने तो पिछले वीडियो में बताया है, रॉड के बारे में भी बताया है पिछले वीडियो में। तो ये सब तो आप लोग समझ ही जाएंगे उसको देखने के बाद कि ये दोनों नहीं होंगे। वाइनर है, ठीक है। तो वाइनर ने क्या किया था? वाइनर ने, आपको हम थोड़ा संक्षेप में बता दें कि वाइनर जो है, इन्होंने कस्टम्स यूनियंस की कॉन्सेप्ट दी थी। इनका जो कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, कस्टम यूनियंस, यूनियंस का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। और कहाँ दिया था? कि इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था द कस्टम यूनियन इशूज। उस बुक का नाम था द कस्टम यूनियन इशूज। ध्यान देंगे, इशूज। हाँ, द कस्टम यूनियन इशूज, ठीक है। और ये बुक कब दिया था पता है? 1950 में। ये बुक, दिस बुक हैज बीन गिवन बाय, हाँ, इन 1915 1950, ठीक है। जिसमें इन्होंने ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन की बात की थी। जिसमें इन्होंने किसकी बात की थी? ट्रेड, ट्रेड कैसे क्रिएट होता है, ठीक है, एंड ट्रेड डाइवर्जन क्या कैसे होता है, एंड ट्रेड डाइवर्जन। देखिए ये दो वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन। आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। ट्रेड क्रिएशन क्या होता है एंड ट्रेड डाइवर्जन, तो इस पर फोकस रहेंगे। तो ये जैकब वार्नर साहब ने दिया है। हम्म तो इनका मेन यही है, कस्टम यूनियन के साथ कस्टम इशूज है, मामले को ये देख मतलब बताया है इन्होंने, जोड़ दिया है इस पर। तो जिसमें ट्रेड क्रिएशन कैसे मेंबर कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड क्रिएशन हो सकता है, ठीक है। कैसे हमारे जो मेंबर्स कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके साथ हमारा कब, हम किस स्थिति में हमारा ट्रेड डाइवर्जन हो जाएगा, और कब किस स्थिति में ट्रेड क्रिएशन होगा, इन सब पे इन्होंने विस्तार से चर्चा किया है, ठीक है। तो जिसमें उन्होंने डोमेस्टिक गुड्स जो है हाई कास्ट प्रोड्यूसिंग है, एंड फॉरेन गुड्स लो कास्ट प्रोड्यूसिंग है। तो इन सब चीजों को आप जब आप एक दूसरे से जब कंपेरेटिवली लेस एंड हाई होंगी, तो उसमें ट्रेड क्रिएशन होगा या तो ट्रेड डाइवर्जन होगा, ठीक है। तो ये वाइनर साहब ने इसको दिया था। बच्चे नर्क साहब, नर्क साहब जो है, नक्शे साहब, हाँ, नक्शे साहब ने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज्ड किया था कि इन्वेस्टमेंट इज लिमिटेड ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। हम्म, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, क्योंकि टाइम को भी देखना है और बहुत कम क्वेश्चन करा पाते हैं तो भी सही नहीं रहता। इसलिए आप लोग, हाँ, टाइम को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। एंड ऑलरेडी 38 मिनट्स हो चुके हैं। सो आप तेजी से थोड़ा वर्क करते हुए चलेंगे। एंड इन डेवलपिंग इकोनॉमीज, surplus labor exists in the sense that each labor is working for hours less than the normal working hours. देखिए, इन डेवलपिंग इकोनॉमीज कह रहे हैं सरप्लस लेबर एग्जिस्ट करता है। क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। किस सेंस में एग्जिस्ट करता है? किस सेंस में देखेंगे। थोड़ी सी हमारी बैटरी लो हो गई है, तो हम थोड़ा चार्ज में लगा दें। तब से आप लोग क्वेश्चन पढ़ते रहिए और समझते रहिए। हम्म क्वेश्चन समझते रहिए, क्या क्वेश्चन कह रहा है। हम्म क्वेश्चन कह रहा है कि surplus labor exists in the sense each labor is working for hours less than normal working hours। नॉर्मल वर्किंग आवर्स है, उससे क्या कर रहा है? लेस देन वर्किंग कर रहा है,
ठीक है, ईच लेबर इज वर्किंग फॉर आवर्स लेस देन नॉर्मल। इस कंडीशन में सरप्लस लेबर एग्जिस्ट करता है। ये व्यू किसने दिया था? दिस व्यू हैज बीन एक्सप्रेस्ड बाय जॉन रॉबिन्सन, एम डॉब, आर्नॉक्स, एकिसन। तो यार जॉन रॉबिन्सन की जो बात हो रही है, जॉन रॉबिन्सन क्या है? चलिए अच्छा, एक एक हम ऑप्शंस पे देख लेते हैं। जॉन रॉबिन्सन की क्या बात है बताइए। हम्म? जॉन रॉबिन्सन की जो बात है वो, ही जॉन रॉबिन्सन इज ए पोस्ट किन्सियन इकोनॉमिक्स इकोनॉमिस्ट। क्या है ये? पोस्ट किन्सियन इकोनॉमिस्ट है ये, अंडरस्टैंड। एंड इन अब इन्होंने क्या दिया था? मोनोपोली थ्योरी एंड इंपीरियलिज्म थ्योरी। बहुत अच्छा काम किया जॉन रॉबिन्सन ने, ठीक है। थ्योरी कौन सी थी इनकी? मोनोपोली थ्योरी पे इन्होंने काम किया। हम्म। एंड एंड इंपीरियलिज्म थ्योरी, एंड इंपीरियलिज्म थ्योरी पर बहुत अच्छा काम है ये, मोनोपोली थ्योरी एंड इंपीरियलिज्म थ्योरी। बहुत डिटेल में बताया है मोनोपोली कैसे करता है, कैसे नहीं करता, ठीक है। और ये दोनों जो थ्योरी हैं, इनकी एक बहुत फेमस किताब आई थी। उस किताब का नाम है द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। क्या नाम है किताब का? द इकोनॉमिक्स ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट। यही ध्यान रखना है यहाँ पे, परफेक्ट नहीं, इम्परफेक्ट। तभी तो मोनोपोली में जो है बात करेंगे, बात करेंगी, ठीक है। हाँ, इम्परफेक्ट, द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। ओके, जो कि कब आई? 1933 में, 1933 में ये किताब आई थी। समझ रहे हैं? तो अब क्या है? अच्छा, एक चीज और इन्होंने दिया था, बड़ा गौर करने वाली बात है कि एक एक पुस्तक इन्होंने और लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल। द एक्युमुलेशन ऑफ द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल। और ये बुक आई थी 1956 में, 1956 में, ठीक है। दो किताबें इनकी बड़ी फेमस है। द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, जो कि 1933 में आई थी। द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल 1956 में आई थी, जिसके माध्यम से इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और क्या किया? गति दी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इन्होंने क्या किया? और आगे ले गई है, ठीक है। हम्म। तो ये जॉन रॉबिन्सन हो गई, हाँ। और ठीक, अब बचते हैं कौन? एम डॉब के बारे में। एम डॉब यार, मॉरिस डॉब, अच्छा देख लेते हैं। मॉरिस डॉब क्या है? मॉरिस डॉब की जो बेसिकली ये जो थ्योरी है, हाँ, ये मार्क्सियन इकोनॉमिक्स है। कौन सी इकोनॉमिक्स है? पहली बात है यम डॉब यानी मॉरिस, यम से मॉरिस है, ठीक है। मॉरिस डॉब, ठीक है। तो ये दिस इज ए मार्क्सियन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिस्ट, ठीक है। एंड इनकी एक बुक आई थी, इनकी बुक के बारे में जान लें, क्योंकि देखिए बुक के बारे में जानेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे, क्योंकि बुक के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस
बुक से रिलेटेड जरूर पूछ ले जाते हैं कि किस इकोनॉमिस्ट ने कौन सी बुक्स लिखी थी, किस बुक पर उन्होंने काम किया था, और उसी बुक से वो जो कॉन्सेप्ट निकल करके आता है उसी बुक से निकल करके आते हैं, या उसी बुक में चर्चा किए गए होते हैं या फिर बताए गए होते हैं। ठीक है, तो बुक का जो नाम है वो है, बुक का नाम स्टडीज इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। स्टडीज, क्या बुक का नाम क्या है? स्टडीज इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म, ओके। और ये बुक कब आई थी? 1946 में, 1946 में, समझ रहे हैं? जिसमें इन्होंने बताया है कि कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, कैपिटलिज्म कैसे आता है, और उसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन कैसा है, पूरा इन्होंने डिटेल किया है इस किताब में। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ कैपिटलिज्म लिख देते हैं ताकि आप लोग हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ कैपिटलिज्म, कैसे कैपिटलिज्म आता है धीरे धीरे करके और छा जाता है। तो पूरा शुरू से लेकर के अंत तक इन्होंने बड़ा अच्छा जिक्र किया है इस किताब में, आप लोग देख सकते हैं। तो ये है मॉरिस डॉब। आर नर्स को हमने देखा ही है पिछले प्रीवियस वीडियोज में, आप जाकर के वहां से चेक कर सकते हैं आर नर्स के बारे में फुल डिटेल। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। एके सेन बचते हैं। हाँ, एके सेन, ये इस बंदे ने काम किया है। अब इन्होंने जो काम किया है कि सेन जी ने, वो हम देख लेते हैं। तो इन्होंने जो बताया, ये ऑप्शन अच्छा, ऑप्शन बताने, करेक्ट ऑप्शन बताने से पहले हम एक ऑप्शन के बारे में भी बता देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए। तो ये एक सेन की थ्योरी हम या यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक सेन की जो थ्योरी है, इन्होंने जो काम किया है, बेसिकली मेन इनका जो काम है वो कहाँ है पता है? हम्म बताइए आप लोग, कुछ अगर बता सकते हैं तो। इनका बेसिकली मेन वर्क है वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पे। इनका जो मेन वर्क था, किस पर उन्होंने काम किया था? वेलफेयर, वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पर इन्होंने ज्यादा काम किया था। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पर, ठीक है, इन्होंने ज्यादा काम किया था। अब इसमें एक, तो इन्होंने एक थ्योरी दी, और वो थ्योरी जो जिस नाम से जानी जाती है वो क्या है? कॉन्सेप्ट, थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है, कैपेबिलिटी अप्रोच। कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी अप्रोच, ठीक है, ओके। कैपेबिलिटी अप्रोच, इन्होंने एक थ्योरी दी, और ये किस बुक से ये थ्योरी आई वो भी हम देख लेते हैं। उस बुक का नाम था पॉवर्टी एंड फेमिन्स। पॉवर्टी एंड फेमिन्स एंड एशे ऑन इंटाइटलमेंट एंड डिप्राइवेशन, लिख दे रहे हैं हम, लिख देंगे ताकि बच्चों को, स्टूडेंट्स काफी हेल्पफुल हो उन लोगों के लिए। मुंह से बोलना अलग बात है, लिखना अलग बात है। पॉवर्टी एंड फेमिन्स, ठीक है, पॉवर्टी एंड फेमिन्स एन essay on entitlement, entitlement and deprivation, ठीक है।
एंड डिप्राइवेशन। ये किताब कब दी गई थी, लिखी गई थी? 1981 में, 1981 में ये किताब लिखी गई थी। समझ रहे हैं? अच्छा, एक बात और है, इसी वेलफेयर इकोनॉमिक्स पे जब इन्होंने काम किया था, तो उसमें उन्होंने सोशल चॉइस थ्योरी भी दी थी। सोशल चॉइस थ्योरी वेलफेयर इकोनॉमिक्स के तहत अंदर ही किस थ्योरी को दिया था इन्होंने? सोशल चॉइस थ्योरी। आप इसको याद रखेंगे, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, सोशल चॉइस थ्योरी को इन्होंने दिया था, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि हु है गिवन सोशल चॉइस थ्योरी। तो देखिए इसी में इन्होंने बताया था, ठीक, समझ रहे हैं? कैपेबिलिटी अप्रोच और सोशल चॉइस थ्योरी आप देख लीजिए, दो इनके मेजर कॉन्सेप्ट हैं और एंड थ्योरी हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी है, जो कि और इसी बुक के माध्यम से जो उन्होंने किताब लिखा और अपने जो थॉट प्रोसेस के तहत उन्होंने बताया था कि सरप्लस लेबर एग्जिस्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज। हाँ, किस सेंस में? कि ईच लेबर इज वर्किंग फॉर आवर्स लेस देन द नॉर्मल वर्किंग आवर्स। ठीक है, तो ये एके सेन इसका करेक्ट आंसर है। इस एके सेन क्या है? एके सेन इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, एके सेन आप मार देंगे। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा क्वेश्चन है? वाई इट इज नॉट चेंजिंग, बदल क्यों नहीं रहा है? ठीक है। इन हेराल्ड्स मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जीए इज, यानी जीए इज एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ। ओके, जी डब्ल्यू शॉर्ट फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म है वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ का। ठीक है, एंड जी एन इज नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, जी एन इज नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ। ओके, ध्यान रखेंगे शॉर्ट फॉर्म बहुत ही अच्छे हैं मतलब उनको याद करना जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं हम इनके आधार पर। अब स्टडी रेट ऑफ ग्रोथ इज इंश्योर्ड व्हेन, स्टडी यानी स्थिर। स्टडी का मतलब क्या होता है? हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो स्टडी का मतलब होता है स्थिर। जो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, कब पाया जा सकता है? कब इकोनॉमी स्थिर ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ पर चलेगी? कब ऐसा सिचुएशन बनेगा? तो वो सिचुएशन बनेगा, हाँ, वो सिचुएशन कब बनेगा? जब जी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू जी एन, ये जी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू जी एन। ठीक है, तीन चार ऑप्शन, तीन ऑप्शन और देख लेते हैं। जी एज इक्वल टू जी एन, जी एज इक्वल टू जी डब्ल्यू, नहीं, इन सब में से कोई नहीं होगा। अगर आप इसके बारे में भी डिटेल में जाना चाहते हैं तो हम प्रीवियस वीडियोज को जा करके आप देख सकते हैं, और उसमें आप इसके बारे में थोड़ा पा सकते हैं डिटेल में। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट, चूंकि हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे उसको डिटेल करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि टाइम को देखते हुए बहुत लंबा खींच जा रहा है क्वेश्चन। ओके, कम टाइम में हमें ज्यादा कराना भी है, क्वेश्चन टारगेट भी है, तो इस तहत हम इसको टिक कर देते हैं। समझ रहे हैं? हाँ, आप लोग ध्यान से देखिए चीजों को, क्वेश्चंस को पढ़िए, और तभी जाकर के हो पाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यह भी। और तो अच्छा क्वेश्चन है जो, क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट्स डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ सर्कुलर कॉजेशन? सर्कुलर कॉजेशन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर्कुलर कॉजेशन का। क्यों? क्यों ये इम्पोर्टेंट है, हम बताते हैं। क्योंकि ये कहता है कि इकोनॉमिक एंड सोशल फिनोमेना आर को इंटर सॉरी, कोरिलेटेड नहीं, आर इंटर कोरिलेटेड, लिख दे रहे हैं हम, इकोनॉमिक एंड सोशल, सोशल फेनोमेना
phenomena are intercorrelated. Intercorrelated. Yeah, you can say interrelated. Hmm. In such a way, in such a way, इस प्रकार की, in such, sorry, in such, in such a way that that cause and effect are cyclical. Cause and effect are, cause and effect are cyclical rather than linear. यही इसकी बात है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, रेदर देन लीनियर। ये सर्कुलर कोलिशन क्या कहता है कि इकोनॉमिक एंड सोशल फिनोमेना इस तरह से इंटरकोरिलेटेड हैं कि जो उनका कॉज एंड इफेक्ट है एक दूसरे पर, वो साइक्लिकल होता है। वो कैसा होता है? साइक्लिकल होता है। कॉज शुरू होता है, उसका इफेक्ट पड़ता है, फिर वो कुछ इफेक्ट एक नई काज को जन्म देता है, फिर इफेक्ट पड़ता है, फिर वो इफेक्ट एक नई काज को देता है। इस तरह से एक दूसरे से इंटरकोरिलेटेड हो जाते हैं और दे आर इन साइक्लिकल नेचर रेदर देन लीनियर। अंडरस्टैंड? समझ रहे हैं? तो इस थ्योरी को दिया कौन था, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एक पहला ऑप्शन जी मेडल, आर्नॉक्स। आर्नॉक्स के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं। रॉबिन्सन के बारे में मैंने इसी वीडियो में चर्चा किया है अच्छे खासा। जे आर हिक्स। दो ऑप्शन है हमारे पास, इनको हम देखेंगे और इन्हीं दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा जो करेक्ट होगा। पहले हम जे आर हिक्स को देख लेते हैं। जे आर हिक्स या गुनान मेडल को ही देख लेते हैं। चलिए फिलहाल हम गुनान मेडल से शुरू करते हैं। तो गुनार मेडल जो है, इन्होंने एक बुक लिखी। उस बुक का नाम है एशियन ड्रामा। उस बुक का क्या नाम है? एशियन ड्रामा। ठीक है। अच्छा, एशियन ड्रामा तो ये मेन टाइटल हो गया। इसके अंदर क्या करते हैं ये? एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस। समझ रहे हैं? एशियन ड्रामा तो लिख दिया मेन। चलिए, मेन थीम एशियन ड्रामा, एशियन के ऊपर, कंट्रीज के ऊपर है इनका रिसर्च का। लेकिन उसमें क्या करते हैं रिसर्च में? एन इंक्वायरी, एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस। ओके। और ये बुक कब लिखा उन्होंने? 1968 में। 1968 में, ध्यान रखेंगे। एशियन ड्रामा नाम की एक बुक लिखी, ठीक है, जिसका सब टाइटल है एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस, 1968। और जिसमें उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक एंड सोशल फिनोमेना आर इंटरकोरिलेटेड इन सच वे दैट दे दैट cause and effect are cyclical rather than linear। इसमें इन्होंने यही बताया था। ठीक है। पॉवर्टी ऑफ नेशन, देखिए पॉवर्टी ऑफ नेशन, क्योंकि एशियन है तो एशियन कंट्रीज में लोग पॉवर्टी ऑफ नेशंस ही कहलाते हैं। बहुत सारे एशियन कंट्रीज हैं जो पॉवर्टी ऑफ नेशंस है। ठीक है। तो इन्होंने इस बात की। लेकिन अब हम जीआर हिक्स को भी देख लेते हैं। क्या जीआर हिक्स ने कुछ ऐसा दिया था जिससे आप कोरिलेट कर
जानने के लिए कि ये ऑप्शन क्या कहता है। तो बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, स्टूडेंट्स जानते भी होंगे, बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे। तो जो नहीं जानते होंगे उनको हम थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ कर देते हैं कि जे.आर. हिक्स साहब ने एक महत्वपूर्ण जो थ्योरी दी थी, वो क्या थी? जनरल इक्विलिब्रियम की। किसकी थ्योरी थी? जनरल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम सुना होगा आपने, हाँ? और जनरल इक्विलिब्रियम सुना होगा। तो जो जनरल इक्विलिब्रियम है उसको इन्होंने बताया था। ठीक है, समझ रहे हैं? तो अब एक चीज और है, हिक्स साहब ने वेलफेयर इकोनॉमिक्स पर भी काम किया था। किस पर काम किया था? वेलफेयर इकोनॉमिक्स। इन्होंने बताया है, उनका अप्रोच रहा है, आप उसको भी देखेंगे। ये सब बातें करते हुए उन्होंने एक किताब लिखी। ठीक है, उन्होंने एक किताब लिखी आगे चल करके। वो किताब है, उस किताब का नाम है, हम आपको बताते हैं, वैल्यू एंड कैपिटल। उस किताब का नाम क्या है? वैल्यू एंड कैपिटल। ठीक है, ये किताब उन्होंने लिखी 1939 में। किताब कब लिखी उन्होंने? 1939 में, वैल्यू एंड कैपिटल नाम की। अच्छा, ये एक सबसे बड़ी और उपलब्धि हम आपको बता देते हैं शॉर्ट में, कि इन्होंने आईएसएलएम मॉडल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है ना, आईएसएलएम मॉडल, उसको भी इन्होंने ही दिया था। आईएसएलएम मॉडल को भी इन्होंने ही दिया था, ध्यान रखेंगे। इसलिए जे.आर. हिक्स जो है क्या करते हैं? पहला, जनरल इक्विलिब्रियम इनसे रिलेटेड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इन्होंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स पर भी काम किया है अच्छे से। थर्ड पॉइंट, इनके संदर्भ में हम ये गिना रहे हैं कि ये वैल्यू एंड कैपिटल नाम की एक किताब लिखते हैं, जो कि 1939 में पब्लिश कराते हैं। ठीक है, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आईएसएलएम मॉडल भी इन्होंने ही दिया था। तो हम चार कॉन्सेप्ट को यहाँ, चार चीजों को देख लिए हैं। ये चारों एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। वैल्यू एंड कैपिटल रिटेन इन विच ईयर, जनरल इक्विलिब्रियम किसने दिया था। इस तरह से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि क्या हिक्स वेलफेयर इकोनॉमिक्स से संबंध रखते हैं? तो बेशक वेलफेयर इकोनॉमिक्स से हिक्स साहब संबंध रखते हैं। एक तरह से यह भी क्वेश्चन का एक ऑप्शन हो सकता है कि आइसलम मॉडल किसने दिया था? तो आइसलम मॉडल वाज गिवन बाय हिक्स। तो हिक्स के बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ पे जान लिया इन ब्रीफ। इन दोनों के बारे में तो हमने पिछले वीडियो में कवर कर चुका, पिछले इसके इनके बारे में तो पिछले वीडियोज में, और रॉबिन्सन के बारे में तो इसी प्रीवियस क्वेश्चन में अंडरस्टैंड किया था। बचे थे गुडान मेडल का हमने कॉन्सेप्ट समझ ही लिया, और जे.आर. हिक्स। तो जे.आर. हिक्स को भी देखा हमने। इस तरह से हम पाते हैं कि गुनार मेडल जो है करेक्ट ऑप्शन है। गुनार मेडल क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे हम लोग अब? देखिए आप लोग भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी, देखिए, बिलीव दैट, विश्वास करता है कि देर इज सब्सटेंशियल डिफरेंस इन द ग्रोथ पैटर्न ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज एंड द डेवलप्ड कंट्रीज। देर आर सब्सटेंशियल डिफरेंस। ये देखिए, ये वर्ड, ये जो है दो वर्ड, सब्सटेंशियल डिफरेंस एज ए फ्रेज, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, डिफरेंस है इन ग्रोथ पैटर्न, ग्रोथ के पैटर्न में। ठीक है, इन डेवलप्ड कंट्रीज एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, सही बात है, ये बात इनकी बेहद सही है, जिन्होंने इसको इन्होंने इंडिकेट किया था।
जो डेवलप कंट्रीज का ग्रोथ पैटर्न है उनका थोड़ा सा तरीका अलग रहा है। उन्होंने थोड़ा सा जो ग्रोथ पाथ फॉलो किया वो अलग रहा है, और जो डेवलप्ड लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका अलग रहा है, और डेवलप्ड कंट्रीज का अलग रहा है। तो इन्होंने सब्सटेंशियल डिफरेंसेस को दिखाया है। ठीक है, अब रीजन इसके विषय में क्या है, तर्क क्या मिलता है? दिस इज मोस्टली ड्यू टू द मार्केट फेल्योर in the least developed countries caused by a variety of imperfections existing in such economies. Existing in such economies. समझ रहे हैं? अब इसको आप ध्यान से समझिए पॉज करके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप पॉज करके समझ सकते हैं। समझिए, ये बात सही है। ये बात क्या है कि सही है कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज में दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी जानते हैं? मार्केट फेल्योर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पे अनऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड ठीक है सिस्टम होता है। ठीक, समझ रहे हैं? इमेच्योर इकोनॉमी होती है, सबसे बड़ी बात। लो स्किल एंड एजुकेशन से होती, हाँ, ये सब पुअर कंट्रीज में भाई लो एजुकेशन होता है, नॉट हायर एजुकेशन लोगों के पास प्राप्त हो। इतनी जनसंख्या को हायर एजुकेशन मिलना चाहिए तो नहीं होता है। ठीक है, लोग एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन ज्यादा होता है। क्या होता है? ए सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। किसी के पास किसी के पास बहुत कम, मतलब लोगों के पास सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होते हैं, पर्याप्त अच्छी खासी नॉलेज नहीं होते किसी भी प्रोडक्ट, गुड्स, सर्विसेज के बारे में अच्छे से। डिमांड एंड सप्लाई का जो चेन होता है वो प्रॉपर नहीं होता है। ठीक है, तो देर आर वेराइटी ऑफ इम्परफेक्शंस, बहुत सारे वेराइटी हैं इम्परफेक्शंस के, जिसके कारण वहां पे मार्केट फेल्योर होता है। ठीक है, इसी की वजह से, इसी मार्केट फेल्योर की वजह से देयर इज ए सब्सटेंशियल डिफरेंसेज इन द ग्रोथ पैटर्न ऑफ लेस डेवलप्ड एंड डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं। तो बात तो दोनों सही है, देखिए बात दोनों सही है। ये जो स्टेटमेंट कह रहा है उसी के संदर्भ में ये तर्क ये तर्क जो है फिट बैठ रहा है कि हाँ इसी की वजह से ऐसा होता है। तो देखें ऑप्शन बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दिस इज ए ट्रू ऑप्शन, दिस इज ए ट्रू ऑप्शन। पहला ही ऑप्शन आपका ट्रू हो गया, तो हम अन्य ऑप्शन पे विचार करने के लिए नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू। ये फिर प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ गया, जो किसको रेफर्स करता है? ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम ओवर टाइम, ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। प्रोसेस पूछा है यार, ध्यान रखना है क्या पूछा है, प्रोसेस पूछा है। और प्रोसेस में ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। आगे देख लेते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, ग्रोथ, डी ऑप्शन कह रहा है ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम विथ स्ट्रक्चरल चेंजेज इन द इकोनॉमी। ये ऑप्शन देखिए कितना इंपॉर्टेंट सा दिख रहा है, मतलब अच्छा, मतलब ये बता रहा, डिटेल कर रहा है, ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम विथ स्ट्रक्चरल चेंजेज इन द इकोनॉमी। यानी जो ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम तो होगा ही होगा, लेकिन किसके साथ होगा? उसके साथ साथ स्ट्रक्चरल चेंजेज आएंगी, स्ट्रक्चरल चेंजेज आएगी इन द इकोनॉमी में।
तो जब स्ट्रक्चरल चेंजेज आएंगी तो जो प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वो बेहतर होगा। वो क्या होगा? बेहतर होगा। और वो शो करेगा, वो शो करेगा। बेटर इंडिकेटर है, दिस इज ए बेटर, बेटर नॉट बेस्ट इंडिकेटर, बेस्ट इंडिकेटर है शो करने का। ठीक है, इंडिकेटर टू शो द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि और सब कोरिलेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये नहीं, लेकिन जो मोस्ट सुटेबल आंसर होता है हम उसकी तरफ उसको टिक करते हैं, उसकी तरफ रुख करते हैं। तो ये दिस इज द मोस्ट सुटेबल आंसर, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मच लिस्ट वन, लिस्ट वन में कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं आपके, लिस्ट सेकेंड में इकोनॉमिस्ट दिए हुए हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट्स। कॉन्सेप्ट्स क्या है? क्रिटिकल मिनिमम इफर्ट पहला कॉन्सेप्ट है। तो इसको किसने दिया था? हमने बताया भी है अपने प्रीवियस जब क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे तो उसमें बताया था कि क्रिटिकल मिनिमम इफर्ट वाज गिवन बाय लेविस्टीन, वाज गिवन बाय लेविस्टीन। अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर वाज गिवन बाय लेविस। ये भी पिछले क्वेश्चन में हमने इसको क्या किया है, सॉल्व किया है। ठीक है, बताया है कि अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर हैव बीन गिवन बाय लेविस। थ्योरी ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ है। इसको कौन दिया है जी? ऑस्टिन रोडन ने। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। वारंटेड ग्रोथ रेट, ये तो बहुत ही फेमस है, हेराडोमर जी का है, महाराज हेराडोमर जी का। ठीक, अब देखिए, यानी इसका मतलब ये हो गया कि क्रिटिकल ए का, ए का चौथा, ए का चौथा, इसमें भी चौथा है, इसमें भी चौथा है, कोई बात नहीं। अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, बी का तीसरा, बी का तीसरा यहाँ पे है। ठीक है, और इसमें तीसरा नहीं है। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये सही है, यहाँ तीसरा होना चाहिए ना, चौथा चौथा तो मिल रहा था, तो ए और सी तो पहले रिजेक्ट हो गए थे, क्योंकि पहले ही ऑप्शन इनका गलत हो गया था। तो बचा, ये दोनों बचे थे बी और डी। बी और डी में से हाँ, डी वाला छट गया दूसरे के नंबर पे। सेकंड जब हमने किया तो बी वाला भी छट गया, तो इस तरह से, अरे सॉरी, डी वाला भी छट गया। तो कौन बचा? बी वाला, बी वाला करेक्ट। ठीक है, सी का वन, ठीक है, थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड रूट का वन और डी का ठीक। तीसरा से इस क्वेश्चन को भी हमने देख लिया, और हम आगे बढ़ते हैं टाइम को देखते हुए, टाइम भी हमारे पास कम बचा है। मार्क्स रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। जो मार्क्स हैं, देखिए क्वेश्चन अच्छा कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे सभी रेशियोज दिए गए हैं, सभी रेशियोज हैं ए बी सी डी। तो जो सभी रेशियोज में से एक रेशियो जो है वो क्या करता है, स्टैंड फॉर दिस, वेयर सी इज कांस्टेंट कैपिटल, सी इसके लिए है, कांस्टेंट कैपिटल को बिलोंग करता है, वी वेरिएबल कैपिटल को, एंड यस इज फॉर सरप्लस लेबर, यस इज फॉर सरप्लस लेबर को। सो अब हमें क्या देखना है, मार्क्स रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट, मार्क्स ने जो कॉन्सेप्ट दिया था ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल को, तो उसके लिए जो मोस्ट सुटेबल आंसर होगा वो क्या होगा? बी। उसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सुटेबल आंसर होगा? दैट विल बी बी। ओके, ए सी अपॉन बी प्लस नहीं, दैट इज दिस इज करेक्ट। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज द बिग push, the big push strategy for a strategy of development was first advocated by। तो यार हमने देख ही लिया है, रॉस्टिन रोडन को है ऑप्शन में, साइमन कुजनेट्स हैं, डब्ल्यू ए लेविस हैं, इनके
हॉर्समैन, इनके बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है, तो इनको बताने की जरूरत नहीं है। लेविस के बारे में भी पहले बताया जा चुका है प्रीवियस वीडियोज, और इस वीडियो से भी आप हेल्प ले सकते हैं। रोस्टिन रोडन छूटे हैं, और साइमन कुजिनेट्स, तो हम साइमन कुजिनेट्स के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। साइमन कुजिनेट्स क्या है? हाँ, इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे काम किया था। इन्होंने किस पर काम किया था? मैन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे वर्क किया था, अंडरस्टैंड। और इनके द्वारा जो दिया गया कॉन्सेप्ट था, वो इन्होंने दिया था एक कॉन्सेप्ट कुजनेट्स कर्व करके, जिसे हम कुजनेट कर्व के नाम से जानते हैं, ये जो इनइक्वलिटी को सोच करता है, ठीक है, ठीक। हाँ, ये चीज है। साइमन कुजनेट्स ने एक कुजनेट्स कर्व की भी मतलब बात बताई थी, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि कैसे इनइक्वलिटी नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, हाँ, से होकर के गुजरती है, बढ़ती है, कैसे इनइक्वलिटी बढ़ती है। ओके। और एक एक चीज पर और इन्होंने जोर दिया था, दैट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग, नेशनल नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ठीक है। तो इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को भी बहुत ही अच्छे तरीके से जोड़ दिया था, समझ रहे हैं। तो साइमन कुजिनेट्स को हम देख रहे हैं, इन्होंने तीन जो महत्वपूर्ण चीजें हमने इनकी चर्चा की, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि साइमन कुजिनेट्स क्या इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से संबंध रखते हैं? बेशक संबंध रखते हैं। कुजिनेट्स कर्व दिया था, हाँ, कुजिनेट्स कर्व भी दिया था। नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या इनसे रिलेटेड है? बेशक रिलेटेड है, लेकिन बिग पूस इनसे रिलेटेड नहीं है। ये रिलेटेड है रोस्टिन रोडन से, रोस्टिन रोडन से, इससे रिलेटेड है रोस्टिन रोडन से। तो आपका कौन सा आंसर सही हो गया? ये ए वाला, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं 44 पे। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर हैं, कैसे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर नहीं, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखिए क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बात तो सही है, बात तो सही है, ये बात सही है। अच्छा, तर्क इसके विषय में देख लेते हैं, क्या कह रहा है, एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल टेक्स द फॉर्म ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आल्सो। देखिए एक चीज यहाँ पे पकड़ने लायक है, यहाँ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स बोल रहा है, और यहाँ कह रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल नॉन इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है बाबू, समझ रहे हैं आप। एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में नहीं आता, ये इकोनॉमिक फैक्टर्स में आता है। हालांकि कह रहा है कि एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल टेक्स द फॉर्म ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आल्सो, बात सही है, लेकिन इसका रीजन ये एक इस स्टेटमेंट का रीजन ये नहीं है, क्योंकि दोनों में बहुत ही अंतर है। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात कर रहा है, ये इकोनॉमिक फैक्टर्स है। तो दिस इज नॉट ए करेक्ट रीजन ऑफ योर सेंटेंस, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नहीं है, ये इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाता है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हाँ, ये ऑप्शन सही है। बाकी जब ये सही हो गया तो एक ही सही होगा इसमें, बाकी इन दोनों कोई मतलब है नहीं देखने का। हम आगे बढ़ते हैं। एजर्सन क्या है? एजर्सन है पर कैपिटा इनकम फिगर्स आर पुअर टूल्स ऑफ ऑर्डिनल रैंकिंग ऑफ कंट्रीज विथ रिस्पेक्ट टू द रियल वेल बीइंग। पर कैपिटा इनकम
ध्यान रखेंगे आप लोग। फिगर्स जो दिए जाते हैं, फिगर दिए जाते हैं पर कैपिटा इनकम की, आर पुअर टूल्स। कैसे टूल्स हैं? पुअर टूल्स ऑफ ऑर्डिनल रैंकिंग ऑफ कंट्रीज विथ रिस्पेक्ट टू द रियल वेलबींग। यार सिर्फ पर कैपिटा इनकम बढ़ जाने से किसी की रियल वेलबींग थोड़ी बढ़ जाती है, रियल वेल बीइंग नहीं हो जाती। हालांकि पहले ऐसे मानते थे, लेकिन बाद में इकोनॉमिस्टों ने पाया कि नहीं, सिर्फ पर कैपिटा इनकम बढ़ जाने से हम किसी के रियल वेलबींग की बात नहीं सोच सकते। ठीक है, तो और इसीलिए ये पुअर टूल्स है, सिर्फ ये नहीं है, एक जरूर फैक्टर है, एक कारक जरूर बन सकता है, लेकिन पूर्ण संपूर्ण कारक नहीं है। तो दिस इज ए पुअर टूल ऑफ ऑर्डिनल रैंकिंग ऑफ कंट्रीज। ओके, एंड रीजन क्या दे रहा है इसके विषय में? A good portion of the national income in poor countries is unreported. एक गुड पोर्शन ऑफ द नेशनल इनकम, देखिए सोचिए, एक अच्छा खासा जो भाग है नेशनल इनकम का इन पुअर कंट्रीज इज अनरिपोर्टेड, इज अनरिपोर्टेड, रिपोर्ट नहीं कराया जाता। क्यों नहीं कराया जाता? क्योंकि उस पर इनकम टैक्स वगैरह लग जाएंगे। उस पर क्या लग जाएंगे? इनकम टैक्स वगैरह लग जाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से वो पुअर सिस्टम ऑफ काउंटिंग है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो है वो बहुत पुअर है, अच्छे से उनकी अकाउंटिंग नहीं हो पाती, तो आर अनरिपोर्टेड है। ठीक है, ये बात सही है, इसकी वजह से उनकी अदयनीय स्थिति समझ में आती है। तो आर ये भी सही है, एजर्सन भी सही है, ये गुड पोर्शन ऑफ, हाँ, रीजन भी इसके संदर्भ में दिया गया सही है, जो इसे मैच खाता है। कि बहुत सारे इंडिया में ही बहुत सारे ऐसे हैं जो वेल बीइंग है, लोग अच्छे खासे वेल बीइंग है, बट दे डिडंट रिपोर्ट देयर इनकम। जब वो अपना रिपोर्ट ही इनकम, जो अपना इनकम है उसको रिपोर्ट ही नहीं दिखाएंगे ही नहीं, तो कैसे नेशनल इनकम कंसीडर में वो आएगा, कंसिडरेशन में? सो हाँ, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यस, दिस इज ए ट्रू, दिस इज ए ऑप्शन। बाकी इन सब पे कोई विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाँ, जब ये ऑप्शन सही हो गया तो आने पर कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व कराए, और उम्मीद करता हूँ कि हमने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं किया है, लेकिन जितना किया है उतना एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही पर्याप्त है, बेहतर है, और आप लोग काफ़ी कुछ समझे होंगे हमारे इस लेक्चर सीरीज के पार्ट से, एक इस पार्ट से। और हम कंटिन्यूअसली कोशिश में हैं कि एक लार्जर सीरीज आपके लिए लेकर के आए ऑन एवरी पेपर, हर पेपर पे, इकोनॉमिक्स के हर पेपर के लिए हम एक लार्जर सीरीज लेकर के आए। और इसी तरह से आप हमारे इस वीडियोज में बने रहिए, देखते रहिए, हम फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे, हमारा मनोबल बढ़ेगा कि हमारे हमारे वीडियोज को भी देखने वाले, पसंद करने वाले स्टूडेंट्स हैं। इससे हमारा मोटिवेशन जब बढ़ेगा तो हम आपके लिए और बेहतर काम करेंगे, और आपको भी इससे लाभ होगा। कंटिन्यूअसली आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस को यूं ही सॉल्व कराते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे हम, और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।